प्रणाम। पिछले वीडियो में हम आपको वर वधू की कुंडली का मिलान कैसे किया जाए या क्यों किया जाए, ये आपको बता रहे थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः एक बार ये कहना चाहूँगी कि वर वधू की कुंडलियों का मिलापक करना एक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। आज ज्योतिषी से 2 से 5 मिनट में पूरा कर देता है। वह वर और कन्या के नक्षत्र को देख करके मिलापक सारणी से अथवा कंप्यूटर के माध्यम से गुण देखता है। अगर गुण 18 से अधिक हुए तो नक्षत्र मिलान ठीक है, अगर गुण 18 से कम हुए तो नक्षत्र मिलापक ठीक नहीं है। इसके बाद वह ग्रह मिलापक देखेगा। यदि मंगल वर कन्या की कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में हुआ तो दोनों की कुंडली में समान भावों में होने से उसे मंगली कहा जाएगा और दोनों का मिलापक ठीक माना जाएगा। यदि दोनों की कुंडलियों में अलग अलग स्थानों में मंगल हुआ तो उसे मंगली न कह करके जो है उन दोनों का मिलान मान्य नहीं है, ऐसा कह दिया जाता है। इस प्रकार ज्योतिषी का कार्य इतना देखने मात्र से ही समाप्त हो जाता है। क्या परिस्थिति है ये कैसी विडंबना है। 2 से 5 मिनटों में ज्योतिषी नामधारी वह व्यक्ति जो है 2 अपरिचित व्यक्तियों के भाग्य का फैसला कर देता है। आज हर कोई पंडित, कर्मकांडी, कथावाचक, पुजारी, साधु, सन्यासी स्वयं को ज्योतिषी बतलाने में लगा हुआ है। इससे भी अधिक दुर्भाग्य की बात यह है कि जनता भी ऐसे तथाकथित ज्योतिषियों के चंगुल में फंस जाती है और अपने भाग्य का निर्णय वहां करवा लेती है। अब हम अन्य रूप से इसको समझें तो मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास यदि किसी लड़के अथवा लड़की की संतानोत्पत्ति की क्षमता को परीक्षा करने के लिए अथवा उसका विचार करने के लिए या उसकी बीमारी का इलाज करने के लिए जाया जाए तो डॉक्टर भी क्या करेगा कि पहले रज, वीर्य या रक्त इत्यादि की भली भांति परीक्षा करके जो है वो 2-3 दिन के बाद अथवा हफ्ते के बाद अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहता है। तो रिपोर्ट देख करके वो या तो पक्ष में फैसला देता है या विपक्ष में फैसला सुनाता है। यदि रिपोर्ट विपक्ष में होती है तो वह उसका कारण बताता है और कारण बताने के साथ साथ वो उसका उपचार भी अथवा चिकित्सा विधि भी बतलाता है। लेकिन समाज में हम क्या देखते हैं कि मिलापक का विचार करने वाला ज्योतिषी जिसने न वर को देखा है न कन्या को देखा है, दोनों की कुंडली 2-4 मिनट में मिलान करके उनके भाग्य को का फैसला करके निर्णय दे देता है। हमारी राय ये है कि लोगों को चाहिए कि मिलापक का विचार किसी अच्छे विद्वान से, ज्योतिष शास्त्र के अच्छे विद्वान से करवाए और ज्योतिषी को भी मिलान करने के लिए पूरा पूरा अवसर दिया जाए। मिलापक विचार कोई बच्चों का खेल नहीं है, यह एक गूढ़ विषय है जिसका सर्वांगीण विचार करना बहुत जरूरी है। ग्रह मिलापक के साथ साथ नक्षत्र मिलापक का ज्ञान करना भी ज्योतिषी को बहुत जरूरी है। वर और वधू दोनों के गुण दोषों का विचार, जैसे आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया, जिनको हम ग्रहों के माध्यम से कुंडली में योग देख करके बतलाते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको उदाहरण दे करके जो है हर एक, जैसे धन का विचार करना, स्वास्थ्य का विचार करना, भाग्य का विचार करना और संतानोत्पत्ति का विचार करना, जो एक विवाह के लिए, विवाह उपरांत बहुत जरूरी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। विवाह का मुख्य उद्देश्य जो है संतानोत्पत्ति होना, उसका विचार करना और क्रय विक्रय की शक्ति होना, आजीविका कमाने की शक्ति होना इत्यादि, ये सब विचार हम उदाहरण के माध्यम से समझते रहेंगे। आज हम नक्षत्र मिलापक को लेकर के आगे बढ़ते हैं। मिलापक के 2 भेद माने गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, नक्षत्र मिलापक और ग्रह मिलापक। तो नक्षत्र मिलापक क्या है? नक्षत्र मिलापक के अंतर्गत मुख्य रूप से हम वर और कन्या के नक्षत्रों का मिलान करते हैं। नक्षत्र 27 हैं। इन नक्षत्रों के आधार पर जो है वो राशियां बनती हैं। 27 नक्षत्रों में अश्विनी,
भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, श्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, ये नक्षत्र आते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण हैं। हर एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। राशियां क्योंकि 12 होती हैं। हम अगर अश्विनी नक्षत्र से शुरू करेंगे तो अश्विनी के 4 चरण, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण लेकर के मेष राशि बनती है। इस प्रकार आगे फिर कृतिका के दूसरे चरण से शुरू करके और 9 चरण आगे जाकर के हम कृतिका के 3 हो गए, रोहिणी के 4 हो गए और मृगशिरा के जो है 2 चरण हम आगे लेंगे, वो हमारी वृष राशि बनती है। इसी तरह से आगे राशियां बनती जाती हैं। इन राशियों को 4 वर्णों में बांटा गया है। वर्ण 4 होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण। इसका निर्धारण कैसे होता है? जो मेष राशि है वो क्षत्रिय वर्ण की होती है, वृष राशि वैश्य वर्ण की, मिथुन राशि शूद्र वर्ण की और कर्क राशि ब्राह्मण वर्ण की होती है। इसी प्रकार आगे जो है वो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये राशियां बनती हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जिसका जन्म कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में होगा वो ब्राह्मण वर्ण का, जिसका जन्म मेष, सिंह या धनु राशि में होगा वो क्षत्रिय वर्ण, और जिसका जन्म वृष, कन्या, मकर राशि में होगा वो शूद्र वर्ण का, वो वैश्य वर्ण का, तथा जिसका जन्म मिथुन, तुला और कुंभ राशि में होगा वो शूद्र वर्ण का कहलाएगा। अब ये वर्ण विचार जो है कैसे किया जाता है, या नक्षत्र मिलान में हम वर्ण कैसे देखेंगे? यहाँ वर और कन्या के पहले वर्ण का निश्चय हो जाए, उसके पश्चात कैसे देखा जाता है? यदि कन्या के वर्ण से वर का वर्ण उच्च हो तो उसे 1 गुण दिया जाता है। जैसे आपको बताया हमारे अष्टकूट होते हैं, तो अष्टकूटों को जो है वो 36 गुणों में बांटा गया है। वर्ण का 1 गुण है और फिर वश्य के 2 गुण हैं, तारा के 3 गुण हैं, योनि के 4 गुण हैं, ग्रह मैत्री के 5 गुण हैं, गण के 6 गुण हैं और भकूट के 7 गुण हैं, नाड़ीकूट के 8 गुण हैं और पूरे जो हैं हमारे 36 गुण होते हैं। इन 36 में से फिर वर्ण का विचार इस तरह से किया जाता है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए वर का जो जन्म है वो पुष्य नक्षत्र में हुआ, तो वर का वर्ण, वर की राशि बनी हमारी कर्क, तो कर्क राशि जो है वो आती है ब्राह्मण वर्ण की। और यदि कन्या का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के मान लीजिए प्रथम चरण में हुआ, तो वो उसकी राशि बनती है कन्या। तो कन्या राशि जो है वो आती है वैश्य वर्ण की। तो वैश्य से ब्राह्मण वर्ण उच्च वर्ण का हुआ, तो इस तरह वहाँ पर उनका वर्ण मिलान, वर्णकूट मिलान ठीक ढंग से हो गया और वहाँ पर जो है उनको 1 गुण मिल जाएगा। तो यहाँ जो विचार करते हैं, हमने शूद्र वर्ण या जो वैश्य वर्ण है, अगर क्षत्रिय वर्ण का वर है तो शूद्र वर्ण और वैश्य वर्ण की कन्या से भी उसका मिलान हो जाएगा। इस तरह कहने का भाव ये है कि कन्या के वर्ण से जो वर का वर्ण है वो उच्च होना चाहिए, तो उनको पूरे गुण जो हैं उसका 1 गुण मिलेगा। इसके पश्चात पहले हम गुणों का विचार करेंगे, फिर यदि वहाँ पर जो है वो गुण नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ पर जो उनके परिहार होते हैं, गुण कैसे जो गुण मिलते हैं अथवा जो दोष है वो दोष कैसे खत्म होते हैं, उसका विचार भी हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे इसी सीरीज़ को आगे लेकर के, तो आगे आगे आपको ये सारी बातें बताई जाएंगी। अगली वीडियो में हम आपको वश्य विचार और वश्य से आगे भी हम योनि विचार तक जो है कर सकेंगे।
इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।